और HC वर्मा में भी कुछ अच्छे सम्स है, काफी अच्छे सम्स हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं ना। सो नेक्स्ट थ्योरी जो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। बच्चों कभी तुमने देखा होगा कि सपोज वाटर के सरफेस पे ऑयल का थिन लेयर हो, अगर पानी पे थोड़ा सा पानी में ये कर दो, ऑयल स्पिल कर दो, तो क्या होगा कि ऊपर सरफेस पे आ जाता है और थिन लेयर होता है। और अगर वो तुम देखते हो तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे तुम्हें ना अलग अलग कलर दिखता है, कलर्ड दिखता है। ऐसा कभी कोई फील किया है? हाँ सर। तो एक्चुअली उसी फिनोमेना को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ना, कि डिफरेंट, अगर हम लोग ऑयल स्पिल है तो डिफरेंट पोजीशंस पर हमें अलग कलर दिखता है, क्यों दिखता है वो डिस्कस करेंगे। बच्चों कोई भी लिक्विड है थिन लेयर का, थिकनेस इज टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, और अभी समझने के लिए मैं इसको ले रहा हूं एयर, और इधर भी एयर ले रहा हूं, या इधर कोई मीडियम है, मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश वो लेस देन म्यू है, या एयर ले लेता हूं, एयर है। फिर दूसरा केस डिस्कस करूंगा कि इधर का जो मीडियम है वो ग्रेटर देन म्यू होगा, तो क्या होगा। अभी लेस देन म्यू ले रहा हूं। जो पढ़ना वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पढ़ना, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, बट दिखाने के लिए भी मैं दिखा रहा हूं। छोटा सा एंगल आई पे एक रेज इंसिडेंट हुआ, और समझना इस फेनोमेना को, कोई भी सरफेस पे, सुनना ध्यान से, कोई भी सरफेस पे अगर रेज इंसिडेंट हुआ है तो कुछ रे रिफ्लेक्ट होता है और कुछ रे रिफ्रैक्ट होता है। कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट होगा, कितना परसेंटेज रिफ्रैक्ट होगा, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो कुछ सर्टेन परसेंटेज, सपोज 20% रिफ्लेक्ट हो गया और 80% रिफ्रैक्ट हो गया। द सेम phenomenon will happen here। यहां पे इंसिडेंट हुआ है तो कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। यहां पे फिर से इंसिडेंट हुआ, कुछ रे रिफ्लेक्ट और कुछ रे रिफ्रैक्ट। तुम लोग भी साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। फिर से यहाँ पे डिस्कस करें तो फिर से कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा। सो इस थिन फिल्म में तुमने क्या देखा कि लेट्स इस रेज को मान लेते हैं 1, फिर यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, इसको मान लेते हैं 2, फिर इसको मान लेते हैं 3, और इसको मान लेते हैं 4 रेज, जिस नाम दे दिया। एंड यू कैन इजिली गेस दैट
जो वन रे का इंटेंसिटी होगा उससे बहुत कम होगा रेज 3 का इंटेंसिटी। क्या इतना तो गेस कर पा रहे हो? जो रेज 2 का इंटेंसिटी होगा उससे कम होगा रेज 4 का इंटेंसिटी। बिकॉज अगर सपोज 20% रिफ्लेक्ट हुआ था तो 1 का 20% ऑफ आई होगा। ये 80% आया, 80% में कुछ रिफ्रैक्ट हो गया सपोज सर्टेन परसेंटेज, फिर कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फिर इसका सर्टेन परसेंटेज आएगा, तो सर्टेनली इंटेंसिटी कम होते जाएगा और 3-4 इंटेंसिटी के बाद, 3-4 रिफ्लेक्शंस के बाद ऑलमोस्ट इंटेंसिटी 0 होगा। नाउ एक एक करके कंसिडर करते हैं। कंसिडर 2 and 4 रेज, इन दोनों को देखते हैं। और मैं डिस्कस कर रहा हूं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल यहां दिखाता तो पता नहीं चलता कितने रेज ऐसे दिखा रहे हैं, तो नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा हूं। सो कंसीडर द 2 रेज और 4 रेज, ये दोनों में कितने का पाथ डिफरेंस है। यहां पे दोनों का फेज सेम था, एक इधर चला गया और एक ऐसे जाके फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया। तो 4 रेज कंसीडर 2 and 4 रेज। और बच्चों ये जो आर है ना, ये ऑलमोस्ट 0 ले लेते हैं क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, तो 0। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? What is path difference between the 2 rays? R is equal to 0 ले लेना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या? चलो, किसी ने मैसेज किया है। नहीं, देखो मैं जल्दी फिर से ड्रॉ कर दिया। ये रेज 2 and 4 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? तुम कहोगे सर ये इतना चला और इतना चला। अगर नॉर्मल है तो ये ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया है, तो ये थिकनेस है टी, तो ये 2t नहीं चला है, 2t डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। सर नहीं समझा, 2t कैसे चला? अरे यार ये चला ऐसे गया, टी से थोड़ा ज्यादा, फिर टी से थोड़ा ज्यादा, तो 2t से थोड़ा ज्यादा। बट मैं कह रहा हूँ नॉर्मल इंसिडेंस लेना, ऐसे गया ऐसे आया। कहाँ मनस्वी सो रही है तू? हाँ सर। ऐसे गया ऐसे गया, फोर्थ नहीं चला टी और टी, 2t चला ज्यादा ना। हाँ सर। तो ये कौन सा पाथ है? ज्योमेट्रिकल पाथ 2t ज्यादा चला है या ऑप्टिकल पाथ 2t ज्यादा चला है? ऑप्टिकल पाथ। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सोच के बताना। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 and 4 is 2t या mu into 2t? अथर्व निरहाली, 2t चला है म्यू। यस सर। तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? सही लिखा मैंने? किरण ने सही बताया, ऋषभ आनंद ने भी बताया। ऋषभ, जब तक हम पाथ डिफरेंस कहेंगे तो रिफ्लेक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस नहीं लिखता, उसका फेज डिफरेंस होता है पाई। इफेक्टिवली कहेंगे कि एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जैसा बिहेव करेगा।
सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये कहेंगे. नाउ कंसीडर यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है, इसका तो फेज जो है ये रिफ्लेक्शन हुआ है, क्या यहां फेज चेंज होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन? ये म्यू था और ये एयर था, या लेसर डेंसर से डेंसर में चला गया? यहाँ नहीं नो होगा फेज सर. चेंज, फिर से यहाँ नो फेज चेंज, और रिफ्लेक्शन हुआ तब रिफ्रैक्शन में नो फेज चेंज. मतलब ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई फेज चेंज नहीं हुआ है ना? तो टोटल फेज चेंज जो होगा सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण होगा, है ना? अगर 2 और 4 में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस between 2 and 4, path difference should be phase difference should be 2 and pi. 2 pi by lambda, lambda किसका? एयर का, वैक्यूम का लैम्डा, इंटू डेल्टा एक्स म्यू इंटू 2t, दैट इज इक्वल टू 2 and pi. एम आई राइट? फेज डिफरेंस सिर्फ इतना ही है. लिख लोगे नो फेज चेंज ड्यू टू reflection and refraction here, इस पर्टिकुलर केस में बच्चों क्या हो जाएगा? म्यू इंटू 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा. किसके लिए? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. मतलब t जो है ऐसा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. समझा क्या? हाँ सर. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस म्यू इंटू 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अगर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन होगा, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन होगा. अब जितने बच्चे समझ रहे होंगे आप सोच रहे होंगे सर ने 2 और 4 कंसिडर करिए, अब उसके बाद क्या करेंगे? 1 and 3 को कंसिडर करेंगे. तो अभी हमने रिफ्रैक्टेड रेज को कंसिडर किया, रिफ्रैक्शंस के लिए डिस्कस किया. नेक्स्ट पॉइंट इज कि 1 और 3 रेज को कंसिडर करते हैं. लिखो कंसीडर rays 1 and 3, that is reflected rays. इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, 1 रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ. 1 and 3 नाम दिया था. ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू इंटू 2t नॉर्मल इंसिडेंस के लिए.
Is there any phase change? ये म्यू, ये एयर, हाँ सर, इस केस में होगा। इसमें होगा 1 में या 3 में? पहले यहाँ पे देख लेते हैं। रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्शन में मैं बोल रखा हूँ नो फेज चेंज, यहाँ पे नो फेज चेंज, यहाँ पे देखा नो फेज चेंज, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ नो फेज चेंज। 3 में ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोई फेज चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 1 में रेयर से डेंसर मीडिया पर इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे फेज चेंज पाई का होगा, है ना। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस 3 का है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू इंटू 2t, इतना फेज चेंज हुआ ड्यू टू द पार्ट डिफरेंस 3 ने, लेकिन 1 भी नहीं छोड़ा है, 1 में भी हुआ है कितना पाई। सो व्हाट इज द इफेक्टिव फेज डिफरेंस? दिस शुड बी इक्वल टू 2 and पाई, एम आई राइट? सो म्यू इंटू 2t that is equal to 2n plus 1 lambda by 2। so, बच्चों यहाँ पे अब सबका दिमाग खुल जाना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दिस शुड बी द कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा। सो मैं पिछला पेज जाता हूं, इस इक्वेशंस को नाम दिया है 2, तो यहां भी वही नाम रहने देता हूं 2, इक्वेशन 2। और नाउ यू कैन गेस कि डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा। तेजस कनेक्टेड हो? यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर, डिस्ट्रक्टिव के लिए वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एल इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 या एन लैम्डा, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, एकदम सही है ना। इसको 1 कहा, पिछला में भी 1 कहा था, है ना, यही। तो अब देखो, ये सबको दिख रहा होगा कि 2 इक्वेशंस जो है रिफ्लेक्टेड रे के लिए, रिफ्लेक्टेड रे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, जबकि रिफ्रैक्टेड में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब जिस केस में रिफ्लेक्टेड में कंस्ट्रक्टिव है तो उसमें रिफ्रैक्टेड में डिस्ट्रक्टिव है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि कुछ एनर्जी अगर आया है मान लो इक्वेशंस 2 सेटिस्फाइड है, सपोज ऐसा थिन फिल्म है कि इक्वेशंस 2 इज सेटिस्फाइड, तो क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट मींस इट विल बी स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। अगर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो गया, एनर्जी रिफ्लेक्शन में चला गया, तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा? वीकली रिफ्लेक्टेड, सॉरी वीकली रिफ्रैक्टेड। वीकली रिफ्रैक्टेड, समझा क्या? हाँ सर।
इक्वेशंस 2 सेटिस्फाइड है, मतलब रिफ्लेक्टेड में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है और रिफ्रैक्टेड में डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या जीरो होगा? क्या जीरो नहीं होगा? क्यों नहीं जीरो होगा डिस्ट्रक्टिव में? बिकॉज जब हम रेस 2 और 4 की बात कर रहे थे तो दोनों का इंटेंसिटी डिफरेंट था, तो नलिफाई नहीं करेगा। सो ये नहीं कहेंगे कि मिनिमा होगा, रिफ्रैक्ट मिनिमा होगा बट जीरो नहीं होगा। तो वैसे थिन फिल्म पे अगर हमने इंसिडेंट कराया, ये वाला सेटिस्फाइड है, तो उस केस में रेज में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, हाईली रिफ्लेक्टेड होगा और वीकली रिफ्रैक्टेड होगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो रिफ्लेक्ट कम होगा और रिफ्रैक्ट ज्यादा होगा। समझा क्या? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों अभी कहानी बाकी है। अभी हमने जब लिया था तो इधर एयर लिया था और इधर भी एयर या म्यू, जो म्यूडस लिया था वो लेस देन म्यू लिया था, बट म्यूडस ग्रेटर देन म्यू ले लिया। मतलब इधर का जो मीडियम है, ये थिन फिल्म के बाद जो मीडियम है नीचे, वो फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। सो नाउ यू कैन प्रेडिक्ट कि क्या चेंजेस आएंगे। ऐसे गया, फिर यहां रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर गया, एक रिफ्रैक्ट, एक ऐसे गया। अब कंसीडर 1 and 3। यहां फेज चेंज हो गया पाई का ड्यू टू रिफ्लेक्शन। यहां आते हैं नो फेज चेंज। यहां पे क्या होगा? इस पे क्या होगा? इज देयर एनी फेज चेंज? यस सर। यस, ये म्यू जो है वो ग्रेटर है, नीचे वाला रेयरर से डेंसर पर इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ भी फेज चेंज पाई का होगा। यहाँ पे नो फेज चेंज। तो 1 में भी पाई का फेज चेंज है, 3 में भी पाई का फेज चेंज है। तो बताओ इफेक्टिवली फेज चेंज कितना होगा? इफेक्टिवली जो होगा वो म्यू इंटू 2t इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, यही इफेक्टिवली फेज चेंज होगा। तो कंस्ट्रक्टिव करना है तो 2n पाई, सो म्यू इंटू 2t इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। मतलब पिछला वाला जो इक्वेशन था उससे उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं? रिवर्स हो जाएगा। तो सबके दिमाग में गया क्या? और यहां पे बात करते हैं ये वाली की बात करते हैं 2 and 4 इक्वेशंस की। टू एंड 4 में देखो यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं है, और इसकी बात करते हैं यहाँ पे पाई फेज चेंज है। यहाँ पे कितना फेज चेंज है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, नो फेज चेंज। और यहाँ पे आया नो फेज चेंज। तो इसके बीच में इफेक्टिवली एक ड्यू टू रिफ्लेक्शन फेज चेंज है पाई का। तो जो पहले रिफ्लेक्टेड में हो रहा था अब वो रिफ्रैक्टेड रेज के लिए होगा। तो जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला था। एच.सी. वर्मा में जो लिखे हैं ना, एच.सी. वर्मा में जो थ्योरी दिया हुआ है वो सिर्फ जो पहला बताया वो वाला दिया हुआ है, ये वाला उन्होंने मेंशन नहीं किया है। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज में किसी में मेंशन किए है ना। तो एक सेकंड होल्ड करना। अब कहोगे सर इसका यूज कहाँ पे होता है? ये जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उसका एप्लीकेशंस क्या है? और इस सवाल पे जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है ना, आईआईटी शायद ज्यादा नहीं पूछा है, एनएससीपी में 2-3 बार आया है।
ठीक है। अब जिससे कभी मुझे ऐसा कुछ चाहिए जहां पे रे को रिफ्रैक्ट कराना है, सपोज दिस इज अ लेंस और तुम ऐसे देखो, तो तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा रेज क्या हो, रिफ्रैक्ट हो, रिफ्लेक्ट ना हो। तो इस पे मान लो कि रेज आया, तो यहां से अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो हमें इंटेंसिटी कम दिखेगी, है ना। या कैमरा लेंस जो है, कैमरा से तुम फोटो खींचते हो, तो जो रेज आ रहा है, मैक्सिमम रेज आए तब तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी का बनेगा। तो इस लेंस पे क्या करते हैं, एक थिन कोटिंग करते हैं, कोट किया रहता है थिन फिल्म का। और ये कोटिंग ऐसा होता है, इसका थिकनेस इतना रखते हैं, अब लेंस का मटेरियल म्यू कुछ है, इधर है एयर, और अगर मुझे स्ट्रांगली रिफ्रैक्ट कराना है, स्ट्रांगली रिफ्रैक्ट कराना है, तो कोटिंग का मटेरियल म्यू डैश है सपोज, और म्यू डैश लेट्स की ग्रेटर देन म्यू है, कोटिंग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, और म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू है, स्ट्रांगली रिफ्रैक्ट कराना है, तो इसका थिकनेस में क्या रखूं, किस इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग रखें, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो स्ट्रांगली रिफ्रैक्ट के लिए क्या आया था, 2 म्यू टी, देखना 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा आया था स्ट्रांगली रिफ्रैक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि इधर का मीडियम अभी कम है, तो जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा वो थिकनेस का रखेंगे। तो कहोगे सर ये लैम्डा क्या रखे, थिन फिल्म क्यों करें, लैम्डा 100 हो, 200 हो, 300 हो, 10 हो, 50 हो, तो क्या सब में होगा क्या। बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ, बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है कि ये एन जनरली 1 या 2 तक ही हो, इससे ज्यादा होगा तो फिर इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है ना। कहने के लिए थ्योरेटिकली तो ये बहुत ज्यादा ये होगा, तो कहोगे सर ऐसा क्यों। तो मैं बात कर रहा हूं, अभी जो मैं सोर्स ले रहा हूं वो सारे सोर्स जो है लाइट वो इनकोहेरेंट है, तो इनकोहेरेंट है तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो दिखने के लिए हमें क्या चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए। लेकिन अगर मान लो एक रिफ्लेक्शन हुआ है, ये थिकनेस बहुत ही कम है, एक दो रिफ्लेक्शन में फेज चेंज जो होता है, मतलब चूंकि थिकनेस बहुत ही कम रखेंगे तो फेज चेंज इफेक्टिवली 0 रहेगा बिकॉज ऑफ द इनकोहेरेंसी, है ना। लेकिन अगर ज्यादा थिकनेस रहेगा तो क्या होगा कि ये जो दो लाइट वेव की हम बात करें इंटरफेरेंस का, तो अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो कोहेरेंट नहीं रहेगा, वो कभी क्या होगा, कभी कुछ फेज होगा, कभी कुछ और फेज होगा, तो हमें वो मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिखेगा। तो n का वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 और 2 तक ही रहेगा, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो n का वैल्यू 1 लेके ही सॉल्व करना है। तो कहेगा कि मिनिमम थिकनेस क्या चाहिए, अच्छा ये म्यू के जगह पे अगर चूंकि मैंने अभी म्यू डैश दिया है तो यहाँ पे म्यू डैश हो जाएगा, है ना। समझे क्या बात। अगर मुझे स्ट्रांगली रिफ्रैक्शंस कराना है तो ये कंडीशन होना चाहिए। अगर म्यू बड़ा हो गया, म्यू डैश छोटा हो गया, तो फिर कंडीशंस चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशंस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज थ्योरी कंप्लीट ही करता हूं। हालांकि ये पूछता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, आईआईटी ने एक बार पूछा है बहुत पहले,
जस्ट कि कैसा होगा वो पूछा है। लिख लेना न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको मिरर, प्लेन मिरर पे रख दिया विथ कॉन्वेक्स पार्ट टचिंग द मिरर। पैरेलल रेज आर इंसिडेंट। पैरेलल रेज इंसिडेंट किया बच्चों, क्या होगा, कुछ रेज ऐसे सीधे आया फिर रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रेज ऐसे आया रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रेज ऐसे आया रिफ्लेक्ट हुआ। अगर देखा जाए तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ज्योमेट्रिकली सब सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम पाथ ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो ये रेज हो चाहे ये रेज हो, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आया तो। लेकिन ऑप्टिकली सबका थोड़ा डिफरेंस होते जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, कंसीडर दिस रेज, एक रेज ऐसे आया और ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, तो यहां पे थिकनेस अगर t है तो t चला 2t चला, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2t चला है, रिफ्लेक्शन भी हुआ है। और अभी जो इंसिडेंट रे आ रहा है ये दोनों मिलके इंटरफेयर करेगा, और ये दोनों के बीच का जो इंटरफेरेंस होगा कुछ तो, मान लो कि पार्ट फेज डिफरेंस 2n पाई का हो गया तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो गया तो इसके जस्ट बगल वाला रेज का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज इसने ऑप्टिकल पाथ थोड़ा कम चला है, थोड़ा चेंज आएगा, फिर थोड़ा चेंज आएगा, फिर थोड़ा चेंज होगा। तो क्या होगा, ऐसे बढ़ते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इस केस में क्या होगा कि रिंग, अब ये देखो कि ये सर्किल अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ये पॉइंट पे मिनिमा दिखेगा, इतने डिस्टेंस पे अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, बिकॉज ये अलग अलग पाथ चल रहा है, तो ये मिनिमा दिखेगा, फिर मैक्सिमा दिखेगा। सो ऐसा यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा वो रिंग शेप का होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं, बस ये थ्योरी पढ़ना है कि हाँ कैसा होता है इंटरफेरेंस पैटर्न, कैसा होगा, तो रिंग शेप का होगा, बिकॉज दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1 का A2 ले रहा हूं। अब उसने बड़ा जेन्युइन डाउट पूछा है कि सर इसमें दे दिया है कि वेव इज इक्वल टू E नॉट sin 2 पाई y अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -7 -3 इंटू 10 टू द पावर 14t। अब ये वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव।
v इक्वल तो वेव का स्पीड किसी को याद है? कोफिशिएंट ऑफ क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ -10 x, of coefficient of t upon coefficient of x. कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, या उल्टा करते थे? और नहीं तो ऐसे k इक्वल टू ओमेगा बाई v होता है, v इक्वल टू ओमेगा बाई k। तो कोफिशिएंट ऑफ t ये हो गया, और ऐसे भी ये पर सेकंड होगा, तो पर सेकंड नीचे जाना चाहिए सेकंड। तो 3 इंटू 10⁻14। किसी का अनम्यूट है, बहुत तेज आवाज आ रही है। यश चौधरी म्यूट कर लो, जब पूछना हो तभी अनम्यूट करना। कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ y है तो y, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 10⁻⁻7। कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻7। समझा क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना हो जाएगा? c बाई वी। c कितना है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 15 इंटू 10⁻7। अब देख लो ये कितना है। ठीक है ना? यह वेव में पढ़ाया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। धनंजय क्वेश्चन ही नहीं समझा। D2 करा कि एक ग्लास प्लेट का थिकनेस निकालो which will produce a change in optical path। चेंज इन ऑप्टिकल, पहले जा रहा था तो कुछ तो पाथ था इसका, अब ये इंट्रोड्यूस कर दिया तो कितना चेंज होता है? μ-1 इंटू टी, है ना? इतना चेंज होता है, ये प्रोड्यूस करता है। टी तो था ही, अब म्यू टी हो गया, तो इतना चेंज किया। एंड दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कह रहा है। बस यही हो गया आंसर, isn't it? तो देखो आंसर इसका t इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 μ-1। देखो आंसर है कि नहीं? ये तो बहुत ही सिंपल सा ही है, चेक करके बताओ। 1/4 दिया मतलब लैम्डा बाई 4 दिया तो 4, मुझे लैम्डा बाई 2 लगा था। चलो सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 B1 डिस्कस कर लेते हैं। Contrast in fringes in any interference pattern depends on। Contrast in fringes in any experiment depends on। अब contrast का मीनिंग क्या है ये समझो। कंट्रास्ट का मतलब हुआ कि एक पॉइंट पे जहां मिनिमा है और जहां मैक्सिमा है ना?
तो मैक्सिमा वाला बहुत ज्यादा दिखे, मिनिमा वाला बहुत कम दिखे, मतलब यहाँ डार्क हो और यहाँ पे ब्राइट हो, मतलब दिखे, है ना? क्या सही बोल रहा हूं? तो ये कब कंट्रास्ट, मतलब ये मैक्सिमा और ये मिनिमा का डिफरेंस ज्यादा हो तभी मुझे दिखेगा, हाँ कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा है। तो आई थिंक दैट शुड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू सोर्स। क्या आंसर दिया सर है? बट वही दिया है, इंटेंसिटी रेशियो ही दिया है सर, बट अच्छे से दिखने के लिए दोनों फ्रिंजेस के बीच में गैप भी अच्छा खासा होना चाहिए ना, वरना फिर वो बहुत पास हो गए तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। नहीं तो उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं कहेंगे, वर्ड कॉन्ट्रास्ट विल नॉट बी यूज फॉर दैट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कभी क्या बोलते हो, कभी तुम शर्ट पैंट पहने हो, कभी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस भी नहीं कहेंगे, मतलब अलग अलग दिखे, एकदम ऑपोजिट। अपोजिट दिखे, है ना? लड़कियों को पता है, वो जो ड्रेस पहनती है, एक थोड़ा लाइट रहता है तो दूसरा डार्क होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है ना? उसको क्या बोलते हैं लड़कियां, क्या बोलती है? मैं तो घर से कभी कोई भी शर्ट पैंट पहन के निकल जाता हूँ, वाइफ बोलती है यार क्या पहन लियो, क्या कॉम्बिनेशन है। कॉन्ट्रास्ट मतलब यही होता है, एकदम ऑपोजिट कलर्स। हाँ, समझा क्या ऋषभ? यस सर। चलो गर्लफ्रेंड बनेगी तब बताएगी कि कौन सा ड्रेस पहनना है। ऋषभ बोल रहा होगा कि जो एक मिरर है M1 कहा है, एक दूसरा मिरर है M2 and there is a screen here, बीच में एक सोर्स रखा हुआ है S, there is a point O on the perpendicular to the screen, यहां से ऐसे ले लिया, this is O, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है ना? और देखो मैक्सिमम क्या लिखा है, मैक्सिमा, so that a maxima is formed at O due to the interference of reflected light from both the mirrors. लेकिन ये सिमेट्रिकली नहीं रखा है, मुझे तो लग रहा था सिमेट्रिकल। डिस्टेंस तो ये दिया है बच्चों, ये थोड़ा सा क्या है ऊपर है, मैं तो सिमेट्रिकल देख रहा था। अब ये होता है डायग्राम बनाने वाले थोड़ा डायग्राम देख लें। ये डिस्टेंस दिया है D/2 और ये डिस्टेंस दिया है कितना, D, है ना? तो जिनको डाउट है वो देखें कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ऐसे रे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसका जो इंटरफेरेंस दिखा रहा है सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज का दिखा रहा है, ओ से डायरेक्टली नहीं जा रहा है। तो इसको सोचो कि ये थोड़ा सा हिंडर कर दिया, यहाँ से रेज नहीं जा रहा है, ये ब्लैक कार्डबोर्ड लगा दिया यहाँ से, ऐसे सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पहुंच रहा है, इसके कारण यहाँ पे मैक्सिमम है। समझा क्या? तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं बहुत ही सिंपल सा YDSC से, तो एक स्लिट में बना रहा हूं S1 एंड S2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? D/2 D, और इधर D और D 3D होगा क्या? डिस्टेंस कितना होगा 3D? इमेज यस सर। तेजस, हाँ 3D होगा डिस्टेंस। और बताना कि ये जो पहला इमेज है S1 और ये इसका नीचे S2, तो ये जो पॉइंट जिसके बारे में कह रहा है O, वो S1 से कितना नीचे है? D डिस्टेंस नीचे है।
मतलब ये पॉइंट है O, S1 से कितना नीचे है, D नीचे है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक मिडिल लाइन ले लेता हूं। एक्चुअली ये है तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट, समझो इस बात को, ये है सेंट्रल पॉइंट। तो O सेंट्रल पॉइंट से कितना ऊपर है, ये 1.5 D। इज दिस डिस्टेंस इज D/2। सेंटर पॉइंट से D/2 ऊपर है क्या O? अब हाँ देखो, सर, D/2 है। अब सेंटर पॉइंट से हम लोग ऐसे लेते थे ना, यहां से एंगल लेते थे थीटा, यहां से डिस्टेंस मेजर करते थे। तब पूछा क्या है यहां से, मैक्सिमा इज फॉर्म्ड। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता था, लैम्डा D/D होता था ना मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ पे D सिर्फ क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, और Y क्या हो जाएगा, D/2। Y विल बी D/2 और लैम्डा D, और स्मॉल d की जगह पे कितना है, 3D। समझ में आया क्या? सर वो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस 3D कैसे होगा, वो एक और बार। अरे देखो, ये S है, इसका S1 कितना बनेगा इमेज, ये D/2 है, तो D/2 ऊपर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया D, ये डिस्टेंस D दिया है, तो इसके D नीचे, तो ये कितना हो गया 2D, कितना हो गया 3D, ये हाँ पॉइंट सर, को है। वही। अब ये 3D का बीच वाला लाइन, बीच वाला लाइन कौन सा है, सेंट्रल पॉइंट कौन सा होगा, सेंट्रल पॉइंट यहां से 1.5D होगा, और ये है D, ये हो गया D/2, है ना। तो अगर फर्स्ट मैक्सिमा हुआ तो ये होगा, अगर सेकंड मैक्सिमा हुआ तो यहाँ पे n भी हो सकता है। तो इफेक्टिवली मैं कहूंगा कि ये जनरल ये हो जाएगा n लैम्डा। तो ये जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी को हमने लिख लिया। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या किसी को, जिनका जिनका डाउट था? हाँ समझा। यस सर, क्लियर है। ये टफ सवाल नहीं था ज्यादा, सिर्फ थोड़ा विजुलाइज करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पार्ट 1 का 2 में कुछ ग्राफ दिख रहा है। In a YDSC experiment, if the slab whose refractive index can be varied placed in front of one of the slit, then variation of resultant intensity at midpoint of the screen. ये तो मुझे टफ नहीं लग रहा है। ऋतुजीत क्यों डाउट आया देखना। S1 है, S2 है, और यहाँ O पॉइंट पे पूछ रहा इंटेंसिटी कैसे हो, क्या होगा। I को रखा है y एक्सिस पे और म्यू को रखा है यहाँ पे, और सर्टेनली म्यू इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट होगा। तो जब म्यू 1 है बच्चों, तो यहाँ पे कितना है 4I0 रहेगा इंटेंसिटी। म्यू 1 मतलब स्लैब और एयर का थिकनेस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, मतलब स्लैब नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटेंसिटी 4I0। लेकिन जैसे ही हमने कुछ स्लैब रखा तो कुछ पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, थोड़ा म्यू से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो क्या होगा, ये कम होगा, इंटेंसिटी कम होगा, कम होगा, कम होगा, और एक पॉइंट पे मिनिमा आ जाएगा। नहीं, क्योंकि इसका पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितने के बराबर हो गया, सपोज λ/2 का, तो फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा। तो ये घटेगा घटेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड होगा, और एक पर्टिकुलर म्यू पे मिनिमा होगा, और फिर
फिर पाथ डिफरेंस बढ़ने लगेगा तो फिर बढ़ने लगेगा इंटेंसिटी। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ होगा? 1 हो नहीं सकता है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, लिनियरली चेंज नहीं होगा, सर्टेनली सी होगा। क्या ऋतुजीत? क्लियर? स्वाति क्लियर नहीं? सर क्लियर है। जैसे जैसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 से पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, है ना, म्यू -1 इंटू टी, जैसे जैसे म्यू बढ़ाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, इंटेंसिटी चेंज होगा, और वो साइन का फंक्शन होगा, तो कर्व बहुत ही सिंपल नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, बिकॉज आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट, जो 2I0 1 प्लस कॉस फाइव, ऐसे लिख सकते हैं। cos फाइव में क्या होगा, I इज इक्वल टू 2I0, अगर कहोगे सर मुझे एक्सप्रेशन लिख के दे दो, 1 प्लस कॉस व्हाट इज फाइव, फाइव इज म्यू -1 इंटू टी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। तो म्यू और आई, अब देख लो कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस का फंक्शन है, तो दैट विल नॉट बी इजी, बट मुझे पता है कि एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी जब पाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। चलो, मुझे लगता है मैंने समझा दिया है। क्या हो रहा है? स्क्रीन दिख रहा था क्या? इसमें 3 स्लिट दिए हैं ना, S1 S2 S3। This distance is D and this is also D. एक के कॉरस्पॉन्डिंग, सिंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई है, और जबकि यहाँ पे पॉइंट O पे S3 के फ्रंट पे इंटेंसिटी 3I। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ऑन है। 3I। एक सेकेंड यार, लैंग्वेज में लिखा है if resultant intensity at the point on the screen directly in front of S2 is 3I, then maximum value of E. ओके ओके, इस पॉइंट पे 3I का है बच्चों, इस पॉइंट पे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 3I का है। सो अब इसमें कितने वेव हो गए बच्चों? 3 है ना।
So what is the path difference between S1 S2? इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? S1 एंड S2 के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। d²/2d। तो ये हो जाएगा, कितना होता है, d sin थीटा, d tan थीटा, d इंटू, और देखना y/d, तो y हो जाएगा बच्चों d/2 है ना, इसके सेंटर से लेंगे तो d/2 अपॉन जो भी कैपिटल D। सही लिखा ना? दिस इज पाथ डिफरेंस। तो इस पॉइंट पे एक्चुअली में 3 वेव है। एक S1 के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज एम्पलीट्यूड A है, S2 के कॉरस्पॉन्डिंग में सपोज एम्पलीट्यूड A है, तो ये हो जाएगा 2A, और S2 के कारण, सॉरी S3 के कारण A का, S2 के कारण A है, और दोनों के बीच में एंगल फाई कितना होगा? समझा क्या क्या कह रहा हूं? यहाँ पे 3 वेव आया, S1 और S3, तो यहाँ पे सेम फेज में पहुंच रहा है। S1 S2 में कितना का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, ये लिख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें अब नेक्स्ट पेज कैसे जाते हैं? अब ये वाला इसका ले लिया तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ लिखने में। सो अगर मैं डिस्कस करूं, इंटेंसिटी 3I है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड, जो नेट एम्पलीट्यूड आया है वो कितना है, √3A। अगर मान लो A के कॉरस्पॉन्डिंग, I के कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड A बोलूं तो नेट एम्पलीट्यूड 3A है। तो देखना, एक हो गया 2A का एम्पलीट्यूड, किसके किसके कारण, S1 के कारण एंड S3 के कारण 2A, और एक हो गया A एम्पलीट्यूड किसके कारण, S2 के कारण, और ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, और दोनों का रिजल्टेंट कितना है, √3A। तो बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई। सो 2A का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A इंटू A इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू 3A का स्क्वायर। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा, कॉस फाई 4A 5A स्क्वायर, तो -2A स्क्वायर, तो -½ आ रहा है क्या? सही लिखा ना, -½ तो -½ आया, मतलब कितना हो जाएगा, 2π/3 इज द फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था, इतना 2π/3 प्लस ये, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ये हो गया पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/λ, ये हो गया k इंटू d²/2d, ये पाथ डिफरेंस लिखा,
दैट इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2π/3 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है 4π/3 हो सकता है cos phi माइनस हाफ। तो देखो तो ये सॉल्व हो रहा है क्या? टू पाई गया, आंसर मैच किया। थ्री आंसर आया ना? ऋतुजित क्लियर हुआ क्या वो सवाल की फिर से करूं? एक के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी दिया आई और ओ पॉइंट पे नेक्स्ट इंटेंसिटी दिया है 3i। अब ये तीन का इंटरफेरेंस है, तीन का इंटरफेरेंस है तो मैंने कहा था फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। और याद होगा मैं थ्योरी में जब डिस्कस किया था तो कहा था जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो किसका ड्रॉ करना है? एम्पलीट्यूड का। तो मान लो ए के कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड ए है, तो S1 एंड S3 तो है सेम फेज में, तो ये दोनों को ले लेता हूं, मिला दिया तो ये हो जाएगा 2a, सेम फेज में आ गया तो a और a। और S2 का फेज डिफरेंस कुछ मान लिया 5a। तो S1 S2 में कितना फेज डिफरेंस है इस पॉइंट में पहुंच रहा है, और रिजल्टेंट है 3i, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? √3a हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कितना है? √3a रिजल्टेंट। सो इससे फाई निकाल लोगे, फाई कितना होगा? और फाई होता कितना है? k इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? तो ऐसे मिला लो, ये हो जाएगा बच्चों d/2। डेल्टा एक्स होता है d साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू d tan थीटा, दैट इज इक्वल टू d, और देखना ये एंगल है थीटा, सो d/2 अपॉन कैपिटल D। तो ये हो गया पार्ट डिफरेंस। डेल्टा एक्स पुट कर दिया, के पुट कर दिया, तो फाई निकल जाएगा, और फाई यहां से आया। तो आई होप ये समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा। सो अगर इस पॉइंट पे देखना है तो S3 को अगर रेफरेंस ले लिया एम्पलीट्यूड A का, S3 का, तो S2 का एम्पलीट्यूड भी A, लेकिन कितना फेज डिफरेंस होगा? S1 का कितना फेज डिफरेंस होगा? ये कर लोगे तो नेट आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कितना फाई कितना आया था? फाई जो आया था वो 2π/3 आया था। कितने पार्ट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग? d²/2d। तो S2 भी तो S3 से कितना होगा? 2π/3 होगा। हाउ मच S1 विल बी? S1 का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? S1 S3 में पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा, तो हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा 2d, ये डिस्टेंस 2d साइन थीटा d/कैपिटल D। S1 और S3 ले लो, ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा 2d इंटू d/d, तो आ जाएगा 2d²/d। d²/2d corresponds to 2π/3। 4 into d²/2d, that is equal to 4 times of 2π/3,
4 टाइम्स ऑफ 2π/3 कितना हो जाएगा? 8π/3। मतलब -π/3 ऐसे कर सकते हो। मतलब ऐसे 2π/3 और -π/3, ये दोनों जस्ट अपोजिट, तो एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा बच्चों। सो S1 और S2 जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इसका आई हो जाएगा। चेक करो। सर वो 8π/3 है तो वो कोइंसाइड करेंगे ना, क्या हुआ? 2π प्लस 2π/3। एक सेकंड समझ। मैंने अभी क्या निकाला था पिछले सवाल में? d²/2d जो पार्ट डिफरेंस था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना फेज डिफरेंस आया था? 2π/3 d²/2d। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक हो गया S1, S2, S3। और हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज पार्ट डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S3। S1 एंड S3 का पार्ट डिफरेंस पूछ रहे हैं। S1 एंड S3। तो देखो क्या करेंगे, इसके सेंट्रल लाइन से लिखेंगे ये, और ये हो गया है 2d। तो क्या लिखते हैं? d sin थीटा। तो 2d sin थीटा, sin थीटा का मतलब tan थीटा। तो ये थीटा कितना होगा? tan थीटा ये हो गया y, जो हो जाएगा वो d हो जाएगा। तो 2d इंटू d बाई कैपिटल D कितना हो जाएगा? 2d²/d। ये किसका है? पार्ट डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S3। d²/2d corresponds to 2π/3, तो 4 into d²/2d। So how much phase difference? 4 times of 2π/3। सही लिखा? हाँ सर। तो 4 टाइम्स ऑफ 2π/3 कितना हो जाएगा? 8π/3। 8π/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 9π/3 माइनस π/3। सही लिखा? अच्छा, मैं उस समय गड़बड़ लिखता है। 9π/3 का मतलब 3π ना। ठीक है, तो उस समय मैंने गड़बड़ सोच लिया, ये 3π हो गया। तो एक फेज हो गया बच्चों S1 S3 का फेज, ये हो गया। इससे हो गया 2π/3 मतलब 120 डिग्री पे ये हो गया A। ये हो गया S2 का, और ये S1 का 3π माइनस π/3। तो ये 2π, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ना यार, मैं 3π क्यों कर रहा हूं? 6π मतलब 2π प्लस 2π/3 ना। सही लिख रहा हूं? हाँ सर। हाँ, तो उस समय मैंने गड़बड़ कर दिया। तो S3 का भी इधर ही हो जाएगा, 2π प्लस 2π/3। मैंने इसको 4π समझ लिया था। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया 2a का, और a का कितना एंगल पे है? 2π/3 एंगल पे है। तो रिजल्टेंट देख लो। क्लियर? हाँ सर।